प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में सभी मंत्रालयों ने 2047 तक भारत के विकास के रोड मैप पर प्रेजेंटेशन दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। ये बैठक प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में हुई, जो करीब 4.5 घंटे तक चली। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मंत्रिपरिषद के साथ सार्थक बैठक हुई, जहां हमने विभिन्न नीति संबंधी मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। मंत्रिपरिषद की बैठक में विदेश सचिव ने पीएम के विदेशी दौरों पर प्रेजेंटेशन दिया। सड़क और परिवहन विभाग के सचिव ने मंत्रालय के कामकाज की जानकारी दी। रक्षा सचिव ने रक्षा मंत्रालय से जुड़े मामलों पर जानकारी दी। सभी मंत्रालयों ने 2047 तक भारत के विकास के रोड मैप पर प्रेजेंटेशन दिया। वित्त सचिव ने 2047 तक भारत के आर्थिक शक्ति बनकर उभरने पर प्रेजेंटेशन दिया। मंत्रिपरिषद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को अपने मंत्रालयों की 12 बड़ी योजनाओं का कैलेंडर बनाकर जनता के बीच जाने को कहा। साथ ही सरकार के 9 साल के कामकाज को 9 महीने तक जनता को बताने के निर्देश दिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा जोरों पर है। यूसीसी पर कानून मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। कानून मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में विपक्ष ने यूसीसी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी नेताओं ने सरकार से यूसीसी पर जल्दबाजी न करने की अपील की। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यूसीसी सिर्फ एक परिवार का कानून नहीं है। विपक्ष ने यूसीसी को सभी धर्म से जुड़ा मुद्दा बताते हुए चर्चा के बाद से यूसीसी लाने की मांग की। विपक्ष ने कहा कि यूसीसी पर सभी धर्म से जुड़े लोगों को भरोसे में लेना चाहिए। बैठक में विपक्षी सांसदों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब 2018 में यूसीसी पर कंसल्टेशन पेपर आ गया था, तो फिर अब नए सुझाव मांगने की क्या जरूरत है। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सरकार के लिए राहत की बात ये रही, जहां शिवसेना, बीएसपी और बीआरएस ने यूसीसी का विरोध नहीं किया, लेकिन इन दलों के नेताओं ने इसे आम सहमति से लागू करने का सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक लॉ कमीशन के सदस्य ने कमेटी को बताया कि अब तक यूसीसी पर 19 लाख सुझाव आए हैं। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू को लेकर सियासत जारी है। वहीं केरल के राज्यपाल ने यूसीसी का समर्थन किया है, तो वहीं कांग्रेस सरकार से यूसीसी पर ड्राफ्ट लाकर अब चर्चा की भी मांग कर रही है। पूरी खबर जानिए 1 मिनट में। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यूसीसी पर जो कर रहे हैं वो संविधान के मुताबिक सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए यूसीसी का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। Doing something which Constitution describes as duty of the government. If we swear by our Constitution, so many people day in and day out they say that our national scripture is our Constitution. If we accept Constitution to be our national scripture, why there should be any opposition to uniform civil code? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने भी यूसीसी का समर्थन करते हुए इसे मुस्लिमों के हित में बताया है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यूसीसी पर ड्राफ्ट लाकर चर्चा की मांग की है। तो वही देखिए, अब शरद पवार के सबसे करीबी कहे जाने वाले प्रफुल्ल पटेल भी उनका साथ छोड़कर अजित पवार के साथ चले गए। प्रफुल्ल पटेल ने जी न्यूज से खास बातचीत में शरद पवार का साथ छोड़ने की वजह भी बताई है। देखिए। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पार्टी में काफी समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हम महाराष्ट्र के विकास के लिए सरकार के साथ जाना चाहते थे, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। हमारे पार्टी के सभी विधायकों की 51 के 51 विधायकों ने रिक्वेस्ट की थी पवार साहब को कि भी हम लोगों ने सरकार के साथ जाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट के काम होंगे, महाराष्ट्र का विकास होगा। उस टाइम पे कोई बात बनी नहीं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अजीत पवार अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य के विकास में योगदान देंगे। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को अपना गुरु बताते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा। वो तो है ही हमारे गुरु हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, हम तो उनको प्रणाम हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि ये सारी पूरी जो
घटनाक्रम हुई है उसको उनका आशीर्वाद मिले। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी के विधायकों ने मेजोरिटी से पार्टी की बैठक बुलाने का फैसला लिया है। ये बैठक 5 जुलाई को मुंबई में होगी। वहीं शिंदे सरकार में कैबिनेट पद को लेकर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस पर कोई बात नहीं हुई है। तो महाराष्ट्र में 2 गुटों में बढ़ चुकी एनसीपी में घमासान तेज हो गया है। दोनों तरफ से बयानों के साथ साथ कार्रवाई का दौर भी जारी है। अजीत पवार गुट ने पार्टी पर अपनी दावेदारी जताते हुए जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया और सुनील तटकरे को महाराष्ट्र का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है। अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी उनकी पार्टी है, पार्टी का नाम सिंबल हमारा है। उन्होंने कहा किसी को पार्टी से निकाला नहीं जाएगा। वहीं शरद पवार ने भी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बागी हुए दोनों सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को बर्खास्त कर दिया। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि एनसीपी के बागियों को गुमराह किया गया। उनको गुमराह करके लेके गए थे, कुछ अलग बताया था। लोग कभी कभी फंस जाते हैं, अनजान होते हैं, भोले होते हैं। वहीं अजीत पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची एनसीपी की महिला अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पार्टियां एक ही है और हम शरद पवार के आशीर्वाद से ही काम करेंगे। तो वहीं नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव के परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है जिसमें लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन स्कैम मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आरोपी बनाया गया है। इसमें कई फर्म और अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट 12 जुलाई को चार्जशीट पर सुनवाई करेगी। तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के। मेरा नाम घसीटा जा सकता है और वही सामने खुल करके आया। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा दूसरों को भ्रष्टाचारी बताने वाली बीजेपी खुद सबसे भ्रष्ट पार्टी है। भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले को लेकर सीबीआई बिहार से दिल्ली तक लालू परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। ईडी ने राबड़ी और तेजस्वी से भी पूछताछ की है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और इसमें चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वर्चुअली शामिल होंगे। 1 मिनट में जानिए पूरी खबर। नई दिल्ली में दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एससीओ की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की ये बैठक करीब 2 घंटे 45 मिनट तक चलेगी, जिसमें चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वर्चुअली शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में बतौर अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। भारत में होने वाले इस शिखर सम्मेलन की थीम को सिक्योर नाम दिया गया है। बैठक के लिए पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी दिया है। कल होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में कई अहम वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा 4 से 5 मई को गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में जो फैसले लिए गए थे उन फैसलों को मंजूरी के लिए शिखर सम्मेलन में रखा जाएगा। इसके अलावा बैठक में ईरान को नए सदस्य के तौर पर एससीओ में शामिल करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के अभी 8 देश अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। Z News.